गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां पर दोस्तों मैं आप सब के लिए बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उन सब के सक्षमता परीक्षा के लिए मैं आप सबको क्लास 6 से लेके 8 तक जो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन है उसके भाग 2 में भाग 2 यानी 7 क्लास का जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, उसका पहले भाग मैं आपके लिए 3 अध्याय 3 तक बना चुका हूँ। उसके बाद उससे आगे जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा में बनता है और बन सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों मैंने जैसा आज परीक्षा की ली गई थी नियोजित शिक्षकों का, उसमें से मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखे। तो मुझे जहाँ तक मैं उन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इन 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास से जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन या फिर साइंस से, सोशल से, इनसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, नोट्स अपने हाथ से बना रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये सभी सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। कहीं ना कहीं इससे कई सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कई घंटों की मेहनत के बाद आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अध्याय 4 से अब फिर से एक बार शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जनरल तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसमें जुड़ें। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए कि उर्दू के भी टीचर जो हैं उनके लिए भी ये सभी सवाल पूछे जाएंगे। वो भले उर्दू में होंगे वो अलग बात है, लेकिन सवाल यही होंगे। उनसे उर्दू के अलावा इन सभी सवालों को ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसलिए आप भी इसके साथ ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो अध्याय 4 में जब हम चलते हैं तो अध्याय 4 में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो निकल कर आता है कि प्रथम पुलिस सेवा में प्रथम महिला, यानी पुलिस सेवा में जो प्रथम महिला आईपीएस बनी थी वो किरण बेदी है, जिसे ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा। लेकिन एक बार रिवीजन हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपको जहन में ताज़ा हो जाता है, उससे सवाल गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो आईपीएस महिला बनी वो किरण बेदी थी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल जब चलते हैं तो भारत में जो है 83% ग्रामीण महिलाएं खेती का काम करती हैं। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि बिहार में ज़्यादातर खेती का जो महिलाएं जो है वो किस तरह का काम करती हैं। तो ग्रामीण महिलाएं जो हैं 83% महिलाएं जो है वो खेती का काम करती है। उसके जब आगे चलते हैं उसी चैप्टर में तो आप देखेंगे कि किताब में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लेकर मैं वीडियो में आता हूँ। तो उसी में से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उनको ही मैं हाईलाइट करता हूँ और अपने कॉपी में उसको लिखता हूँ। उसके बाद फिर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि भारत में जो प्रथम महिला ड्राइवर मैसूर की कोचिनिगम्मा से एक बसंत कुमारी थी, जिन्होंने पहली बार बस का ड्राइव किया था। बस का ड्राइवर वही थी। उसके बाद, और सिर्फ यही नहीं, वो भारत की ही नहीं बल्कि वो एशिया की पहली महिला थी जिन्होंने कि बस का मतलब जो बस है वो चलाया था। तो सबसे पहली जो इनको माना जाता है कि जो बसंत कुमारी है, इन्होंने ही सबसे पहले भारत में बस की ड्राइविंग की थी, वो भी सरकारी बस की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे जब इससे सवाल कई सारे बन सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि 6 क्लास 7 क्लास की किताब में है, इसीलिए इससे पूछा जा सकता है कि अब बताइए कि भारत की पहली बस महिला ड्राइवर कौन सी थी। तो उसका सही जवाब होगा बसंत कुमारी। और ये भी पूछा जा सकता है कि एशिया की पहली महिला बस ड्राइवर कौन सी थी, तो उसमें भी बसंत कुमारी ही आएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पहली बार 1980 में महिलाओं ने दहेज के खिलाफ आंदोलन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं ने सबसे पहले जो है दहेज के खिलाफ कब आंदोलन किया था, तो उसमें 1980 में। तो उसी वर्ष में डोरी एक्ट नामक एक कानून बनाया गया था जो कि महिलाओं के हित के लिए था। और दहेज लेने या देने पर यह कानून बनाया गया कि अगर कोई दहेज लेता है या देता है वो कानूनन अपराध है, उसको सजा होगी। इन सभी, उसके बाद एक कानून बना 2006 में जो घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। इसमें महिलाओं को घर में शारीरिक एवं मानसिक
हिंसा के रोकथाम के लिए बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल होगा कि यहाँ पर घरेलू हिंसा के लिए जो कानून पारित किया गया वो कौन से साल में किया गया, तो 2006 में। और महिलाओं के लिए डोरी एक्ट यानी दहेज लेन देन वाला जो केस है उस पर कब कानूनी उसको हक मिला, तो 1980 में। तो यहाँ पर दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि महिलाओं के लिए पहली बार डोरी एक्ट जो है कानून वो कब बनाया गया, तो 1980 में याद रखना है। और महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून कब पारित किया गया, 2006 में। तो ये जो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे अध्याय 4 के, वो मैं आपके लिए लेकर आया था। उसके बाद चलते हैं अध्याय 5 में, वहाँ क्या खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं एक बार। जब हम 5 नंबर में जाते हैं अध्याय 5 में, तो यहाँ पर देखते हैं क्या मीडिया के बारे में काफ़ी सारी बातें कही गई है। तो मीडिया से जुड़ी हुई क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लेकर मैं आपके सामने फिर से आया हूँ। तो देखिए, समाज में विचारों एवं खबरों के आदान प्रदान के माध्यम को मीडिया कहते हैं। मीडिया किसको कहते हैं, जो समाज में जो विचार है खबरों के माध्यम से इधर से उधर किया जाता है, वैसे जगह को या उसको क्या कहते हैं, माध्यम को हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। मीडिया जो शब्द है वह है अंग्रेजी के मीडियम से लिया गया है, अंग्रेजी के मीडियम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, अब हम लोगों को इससे सवाल पूछा जा सकता है कि मीडिया किस भाषा का शब्द है, तो याद रहना चाहिए कि वो अंग्रेजी के भाषा का शब्द है। और जैसे जिसका अर्थ क्या होता है, माध्यम होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी चैनल, फ़ोन, फैक्स, मोबाइल, इनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, समाचार प्राप्त करते हैं और दूसरों तक भेजते हैं। ये भी हमारा एक समाचार को प्राप्त करने का एक ज़रिया है। उसके बाद इसमें अध्याय 5 में यही सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अध्याय 6 में जब हम चलते हैं तो वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मनरेगा। मनरेगा जो है उसका पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इससे पूछा जा सकता है कि सवाल ये हो सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दे देगा आपको ऑप्शन मनरेगा और दे देगा आपको नरेगा। यह नरेगा क्योंकि 2 अक्टूबर 2009 से पहले ये जो है मनरेगा का नाम कब दिया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसको नाम दिया गया। और इससे पहले वो किस नाम से जाना जाता था, तो वो नरेगा नाम से जानते थे। मनरेगा को किस नाम से जानते थे, नरेगा नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि समाचार पत्र जो है वो एक समाचार पत्र था जिसको इस बिहार में एक समाचार पत्र को जारी किया गया था जिसका नाम था अपन समाचार। और उसको जो है वो कौन संचालित किया करता था, ऑल वुमेन्स न्यूज़ नेटवर्क के नाम से उसको जाना जाता था। किस नाम से, ऑल वुमेन न्यूज़ नेटवर्क के नाम से जाना जाता था इसको। तो उसके बाद जब हम अध्याय 7 में चलते हैं, देखिए यहाँ पर अध्याय 6 में यही सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ था नहीं, इसीलिए जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। चलिए उसके बाद अध्याय 7 में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक मेलेनिन एक केमिकल होता है जिससे हमारे सूरज की मेलेनिन जो क्रीम वगैरह होता है ना उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि हमें सूरज की जो नुकसानदेह पराबैंगनी किरणें होती हैं ना वो हमें बचाती है। तो यहाँ पर सवाल ये हो सकता है कि हमें सूरज की जो नुकसानदायक पराबैंगनी किरणों से हमें क्या बचाती है, कौन सी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है मेलेनिन। तो हमको ये याद रखना है कि मेलेनिन के माध्यम से हम सूरज में जब निकलते हैं तो सूरज से बचने के लिए कुछ क्रीम लगाते हैं, उसमें मेलेनिन का मात्रा होता है जो कि हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचाता है। उसके बाद आगे चलते हैं अध्याय 9 में। जब अध्याय 9 में हम लोग जाते हैं तो अध्याय 9 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर खेती बाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी बातें इसमें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मखाना के उत्पादन के लिए, तो मखाना का जो उत्पादन है दोस्तों उपजाने वाले, सबसे पहले मखाना कहाँ होता है,
तो सवाल है कि ये सवाल होगा कि अगर मखाना कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, तालाब में होता है। क्योंकि हम लोग देखे हैं, बिहार के रहने वाले या किशनगंज पूर्णिया के लोग जानते हैं, क्योंकि हमने देखे हैं इसीलिए हम जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं जानते हैं कि कहाँ होता है, इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि मखाना कहाँ होता है, तालाब में होता है। उपजाने वाला जो इसको होता है, इसको क्या कहते हैं, जलीय उत्पादन। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से जलीय उत्पादन क्या है, वहाँ मखाना का नाम होगा और दूसरे इसी तरह के बहुत सारे दूसरी चीज़ों का नाम हो सकता है ऑप्शन में। तो हमको यह याद रखना है कि जलीय उत्पादन किसको कहा जाता है, तो मखाना को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो 85% हिस्सा है उसको बिहार में ही होता है। मखाना का जो है 85% हिस्सा कहाँ पर होता है, तो बिहार में होता है। अब यहाँ ये है कि बिहार के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा मखाना उपजाया जाता है। सबसे पहले अव्वल नंबर पे है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। ये सभी जिला जो है मखाना उत्पादन के लिए सबसे आगे है और सबसे ज़्यादा मखाना उत्पादन इन जिलों में किया जाता है। तो उसी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मखाना का जो है, मखाना के कच्चे फल को गुड़ी कहा जाता है। मखाना के कच्चे फल को क्या कहा जाता है, गुड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर मखाना के बारे में हम लोग जाने, इसी चैप्टर में फसलों के और बहुत सारे जैसे धान की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, और इसी तरह गेहूं की सबसे ज़्यादा खेती कौन कौन जिलों में होती है, और साथ ही साथ सरसों की खेती कौन से ज़िलों में ज़्यादा होती है, तिलहन की खेती कहाँ पर होती है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं पहले क्योंकि फसल जो है, फसल के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारे सवाल हमारे पास बन सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं पहले। तो आपके सामने आ चुका है कि बिहार के जो है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर ज़िले में धान की जो है वो खेती बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से धान के कटोरे के नाम से उसको जाना जाता है। अब यहाँ पर सवाल बन सकता है कि धान के कटोरे के नाम से किन जिलों को जाना जाता है। तो यहाँ पर ये सभी जिले होंगे, रोहतास, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बक्सर। इन जिलों को किस नाम से जाना जाता है, धान की कटोरी के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये है कि बिहार में जो है कुल चावल का उत्पादन 30% से अधिक का उत्पादन काफ़ी यही होता है, इसी इलाके में होता है। तो यहाँ पर ये याद रखना है हमको कि बिहार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होता है, और इसको धान का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखना है, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। बिहार में रोहतास, चंपारण, सीवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया इत्यादि जो ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों में गेहूं की बहुत अच्छी खेती होती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि गेहूं की सबसे अच्छी खेती कहाँ होती है, रोहतास, चंपारण, सीवान, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, गया। इन सभी ज़िलों में से किसी का नाम देगा तो उसमें से हमको चुनना है। ठीक है, तो गेहूं के लिए आपको याद रखना है, धान के लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया। उसके बाद बिहार के जो चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और रोहतास, ये सभी ज़िले जो हैं सरसों के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्र है। ये ज़िले जो हैं सरसों यहाँ सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। तो हम लोगों ने 3 ज़िले की बात की और 3 फसलों की बात की, और वो उनके क्षेत्र भी मैंने आपको बताया कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, और साथ ही साथ सरसों की खेती होती है। तो आपने, और इससे पहले मैंने आपको मखाना के बारे में बताया, मखाना कहाँ ज़्यादा होता है। तो उसके बाद आगे भी बहुत सारी फसल हैं, बहुत सारे फसल हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। जब उससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं क्या, मक्का की जो मक्का की खेती सबसे अच्छी होती है बिहार में। मक्के की खेती भी बहुत अच्छी होती है, जिसमें कि यहाँ पर 6 लाख टन प्रतिवर्ष दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। तो ये किस इलाके में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती होती है, इसका भी सवाल
हमसे हो सकता है, तो हम हमारे थोड़ी बहुत जानकारी हमको होना ज़रूरी है। तो ये कोसी के इलाकों में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती होती है। इस इलाकों में नवगछिया, मानसी, सिमरी, बख्तियारपुर, सोमापुर और गुलाबबाग, पूर्णिया आदि जगहों से मक्का रेलवे द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड को भेजा जाता है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में ट्रकों से मकई भेजा जाता है। कोलकाता होते हुए मक्का बांग्लादेश को जाता है। विशाखापत्तनम, मुंबई के बंदरगाहों में यह मक्का पानी के जहाज से अर्जेंटीना और मलेशिया भी जाता है। तो आपने देखा कि ये कैसे कैसे, यहाँ पर आप नक्शे में भी देख सकते हैं कि कौन से देश में कैसे यहाँ से मक्का जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। कभी आपको अगर कहीं दिक्कत हुई तो आप किताब खोलकर ज़रूर देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको सब कुछ आसानी से दिख जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जूट की। जैसा आप जानते हैं, जूट जो है बिहार के प्रमुख फसलों में से एक है, जिससे कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो जूट बिहार का एक प्रमुख फसल है। पूर्णिया, किशनगंज तथा कटिहार जिले में इसका अधिक उत्पादन होता है। पूर्णिया के गुलाबबाग में जूट की बड़ी बड़ी मंडी है। जूट का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग, फर्निशिंग तथा वस्त्र उत्पादन आदि में होता है। पर्यावरण संरक्षणों के कारकों से जूट और उसके निर्मित वस्तुओं की मांग एवं बाजार में निरंतर बढ़ रही है। बिहार में जूट आधारित उद्योग लगाने में काफ़ी संभावना है। इससे किसानों को काफ़ी फायदा भी होगा। तो आपने देखा कि जूट उत्पादन के लिए बिहार के किन किन जिलों में जूट उत्पादन किया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते। जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार को देश की चीनी का कटोरा कहा जाता था। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है कि स्वतंत्रता से पहले चीनी का कटोरा किसे कहा जाता था। तो ये कहा जाएगा कि बिहार को चीनी का कटोरा कहा जाता था। और 1942-43 में राज्य के कुल 32 चीनी मिल बिहार में थे। कितने? कुल 32 चीनी के मिल बिहार में 32 चीनी के मिल थे। सिर्फ पूरे भारत में जो है 140 मिल थी, वहाँ पर भी उसमें से 32 जो है बिहार में ही थे। वहीं 2000 तक राज्य में चीनी की मिलों की संख्या घट गई, सिर्फ 10 रह गई। आपको मालूम है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरावट आई, जिसमें सिर्फ 10 चीनी के मिल रह गए। भारतवर्ष में चीनी की मिलों की संख्या 495 हो गई है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में अभी चीनी मिलों के कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि गन्ने के जो उत्पादन वाले कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहाबाद, पूर्णिया, पटना, सहरसा प्रमुख गन्ना उत्पादन जिले हैं, जो कि बिहार में इन जिलों में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो आपने जाना कि कौन कौन से ज़िले में गन्ना उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस सिर्फ अध्याय 11 सबसे लास्ट में बच गया है दोस्तों। चलिए इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है जमींदारी व्यवस्था जो है 1991 में ख़त्म की गई और उसमें जलकर भी मुक्त किया गया। जलकर किसको कहते हैं? जब कोई समुद्र मछली मारता है, कोई क्या कहते हैं मछली मारने वाला, तो पहले जो पेशे से मछली मारने वाले लोग होते हैं उनसे क्या, जिस इलाके में मछली मारते थे उस इलाके में मछली के बदले में उनसे पैसा लिया जाता था, या मछली के बदले में जितना मछली मारता उसमें से कुछ हिस्सा मछली जो ज़मीन वाला था या ज़मींदार होता था वो ले लिया करता था। यानी उसको जल कर कहा जाता था। कर यानी टैक्स, जल का भी टैक्स देना होता था। तो 1991 में इसको ख़त्म किया गया और उस वक्त जल कर भी ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते मछुआरे, उनको इनसे मुक्त कर दिया गया। तो उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि एक और पॉइंट है, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जाति प्रथा और कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करते थे। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि बिहार में कुप्रथा और जातिवाद को उसके खिलाफ कौन लोग थे पूरे भारत में? तो ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ये सभी जो है जाति प्रथा से बहुत नाराज थे, जाति प्रथा नहीं चाहते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे
इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे और इसके सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे और सबसे ज़्यादा इसमें संघर्ष इनका रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको क्लास 7 का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, खास करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के, उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ था। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनसे इसी तरह क्लास 8 का भी मैं आप सबके सामने लेकर आने वाला हूँ। अगर आप इससे पहले के जो भाग है वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर चले जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है और ख़ास करके सक्षमता परीक्षा से जुड़ी तैयारी के लिए उस प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको सभी जो इम्पोर्टेंट जो क्लास 6 का मैंने सब बना के डाल दिया है, क्लास 7 का ये 2 पार्ट में मैंने बना दिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर देखिएगा और आपके लिए काफ़ी लाभदायक मेरे हिसाब से होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही।